बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ दोबारा जाएंगे, उसका टॉप व्यू देखेंगे और वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इस टाइम कहाँ पे है। फिर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरफ जाएंगे फुल वेव, और उसमें डिफरेंट लोड्स हैं। आर अगर लोड है, आर ई लोड है और आर एल लोड है। इन डिफरेंट लोड्स के साथ हम देखेंगे ऑपरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, उसमें हमारे पास रेक्टिफायर्स में एक अनकंट्रोल्ड जिसमें डायोड यूज़ होते हैं और दूसरा कंट्रोल रेक्टिफायर्स जिसमें थायरिस्टर यूज़ होते हैं। तो हमारे पास सिंगल फेज़ फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो हाफ वेव है ये डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम फुल वेव जो है डिस्कस करने लगे हैं। तो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो डायोड रेक्टिफायर की तरह कंट्रोल रेक्टिफायर या थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर में भी हमारे पास एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का जो है ऑप्शन है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास 4 डायोड होते थे जब डायोड बेस्ड था, और थायरिस्टर के केस में ऑब्वियसली 4 थायरिस्टर यूज़ होंगे। और जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बेस्ड फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें हमारे पास 2 थायरिस्टर यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम उसको लेबल करते हैं, एक है T1 और दूसरा जो है हमारे पास है T2। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास लेट्स से सोर्स वोल्टेज है Vs, वो है V हैट साइन ऑफ ओमेगा एस टी, और हमारे पास जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज बन रही है तो वो बन रही है V1 और V2 हम उसको कह देते हैं, जबकि V1 हमारे पास इक्वल टू बन जाएगा V हैट साइन ऑफ ओमेगा एस टी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो रेशो है 1:2 उसके हिसाब से हमारे पास V1 बन जाएगा V हैट साइन ओमेगा टी, और V2 की पोलैरिटी को देखते हुए वो हमारे पास बन जाएगा V2 हमारे पास होगा नेगेटिव V हैट साइन ऑफ ओमेगा एस टी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब V1 का पॉजिटिव साइकिल चल रहा होगा उस टाइम पे V2 का नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा, और फिर जब V2 का पॉजिटिव साइकिल हो जाएगा उस टाइम पे V1 का नेगेटिव साइकिल होगा। तो इस हिसाब से अगर हम V1 का पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तब हम ट्रिगर करेंगे T1 को, और जब हमारे पास V2 का पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तब हम ट्रिगर करेंगे T2 को। तो अगर हम ट्रिगर करते हैं T1 को तो उसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू V1 जब हमारे पास ऑन होगा T1, और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी V2 जब हमारे पास T2 ऑन होगा। और याद रखें कि दोनों तब ऑन हो सकती हैं जब ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे। ठीक है, रेजिस्टिव लोड है, ध्यान में रखें ये दोनों हमारे पास तब हम इसको ट्रिगर करेंगे जब दोनों पॉजिटिव हो। तो T1 तब ऑन हो सकता है जब V1 पॉजिटिव हो, और T2 तब ऑन हो सकता है जब V2 हमारे पास पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब V0 जो है वो पॉजिटिव होगा दोनों केसेस में। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले V1 का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस टाइम पे हम T1 को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही V1 पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है हम कहीं पे इसको ट्रिगर कर सकते हैं। हम उसको डिले दे देते हैं इस एंगल अल्फ़ा का, और अल्फ़ा पे हम ट्रिगर कर देते हैं T1 को। IG1 जो है उसका गेट सिग्नल है, तो हम ट्रिगर कर देते हैं T1 को। T1 जब आएगा कंडक्शन मोड में, और ये वाला हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव चल रहा है, V2 नेगेटिव चल रहा है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो इसका मतलब है ये डॉटेड एंड कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब V0 हो जाएगा इक्वल टू V1, और V1 की जो शेप है यहाँ से स्टार्ट करके अल्फ़ा से स्टार्ट करके पाई तक ये हमारे पास आ जाएगी अक्रॉस द लोड। तो V0 को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे ऑन हो जाता है थायरिस्टर T1, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है V0 इक्वल्स टू V1। तो V1 का ये जो स्लाइस है ये हम उठा के V0 बना देते हैं।
जब करंट हमारे पास पाई के ऊपर, पाई रेडियन के ऊपर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। साथ में यहाँ पे करंट की वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है, तो सिंपली ये जो वोल्टेज की वेव है इसको हम रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देते हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर में बना देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाती है करंट की वेव आई नॉट। तो अगर उसकी पीक है वी हैट, तो इस करंट की जो पीक हो जाएगी वो वी हैट ओवर आर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सोर्स वोल्टेज की जो पीक है वो वी हैट है, तो इसकी जो पीक है वो वी हैट ओवर आर आ जाएगी। हम थायरिस्टर को आइडियल एज्यूम कर रहे हैं। अब करंट जब एक दफ़ा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास कोई थायरिस्टर कंडक्शन मोड में नहीं है। T1 थायरिस्टर जो है कंडक्शन मोड में था, लेकिन वो अब करंट ज़ीरो होने की वजह से, लोड करंट ज़ीरो होने की वजह से वो ऑफ हो चुका है, वो ऑफ स्टेट में चला गया है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस मोमेंट पे दोनों जो थायरिस्टर हैं वो एक ओपन सर्किट की तरह है। अब हमारे पास पाई के ऊपर ये हो रहा है कि जो V2 है वो हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव। पाई रेडियन के ऊपर V2 जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसका मतलब है कि अब हम T2 को ट्रिगर कर सकते हैं। अब T2 को हम ट्रिगर कर सकते हैं पाई के बाद, लेकिन यहाँ पे हम उसको भी एक डिले दे देते हैं अल्फ़ा रेडियन का। तो एक हमने यहाँ पे अल्फ़ा रेडियन का डिले दिया था, और एक यहाँ पे भी अब अल्फ़ा रेडियन का डिले दे रहे हैं, और यहाँ पे हम थायरिस्टर को ट्रिगर कर देते हैं T2 को। सो Ig2 जो है वो इस थायरिस्टर को जो करंट अप्लाई कर रहे हैं, गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं, वो Ig2, और जो पहले वाले को T1 को कर रहे हैं उसको Ig1 का नाम दे देते हैं। तो अब थायरिस्टर T2 अगर कंडक्शन मोड में आ जाएगा, तो इसका मतलब है V0 हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू V2, और इस टाइम पे V2 जो है वो यहाँ पे चल रहा है। सो जिस मोमेंट से वो कंडक्शन मोड में आया है वहाँ से लेके हम इसका ये साइकिल बना देंगे, ये हमारा V0 बन जाएगा। इसी तरह जो करंट है, लोड करंट, वो उसी को R से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास करंट बन जाएगा। फिर हमारे पास 2 पाई के ऊपर जो है करंट ज़ीरो हो जाएगा T2 में से, तो वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। फिर लोड करंट हमारे पास रहेगा ज़ीरो। तो फिर से हमें थायरिस्टर T1 को करंट अप्लाई करना होगा, गेट करंट Ig1, और वो अप्लाई करना होगा हमें 2 पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर। तो ये हमारे पास इस तरह से ये पीरियोडिकली वेव फॉर्म जो है वो जनरेट होती रहेगी। यहाँ पे हमारे पास थायरिस्टर में से जो करंट है उसको प्लॉट किया गया है। तो Ia1 जो थायरिस्टर T1 है उसका जो करंट है उसको हम लेबल करते हैं Ia1। तो जो सॉलिड लाइन है हमें जो नज़र आ रही है, सॉलिड लाइन ये है करंट थ्रू थायरिस्टर T1। तो हमें पता है कि जब जब V1 पॉजिटिव होगा तब तब ये करंट जो है Ia1 ये इनेबल हो सकता है। इसी तरह जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास Ia2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Ia2 तब मुमकिन है जब V2 हमारे पास पॉजिटिव है। नीचे यहाँ पे लेबल किया गया है कि थायरिस्टर T1 का बॉन होता है और T2 यहाँ पे ऑफ है, इस रीजन में अल्फ़ा से लेके पाई तक। फिर यहाँ पे दोनों ऑफ हैं, T1 और T2 दोनों ऑफ हैं। फिर हमारे पास T2 ऑन हो जाता है, T1 जो है वो ऑफ हो जाता है, और फिर से T1 T2 दोनों ऑफ हो जाते हैं, और फिर हमारे पास T1 ऑन स्टेट में आ जाएगा, T2 जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास ऑपरेशन जो है वो आ गया है। अब हमारे पास ब्रिज की फॉर्म में भी अगर है फुल वेव रेक्टिफायर तो यही काम हो सकता है। अब हमारे पास जो थायरिस्टर है वो 2 की बजाय 4 हो गए हैं। हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है और T4 है, ये 4 थायरिस्टर्स हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि हम ट्रिगर करेंगे T1 और T2 को, और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में हम ट्रिगर करेंगे T4 और T3 को। सो 2 पेयर हैं हमारे पास, T1 T2 का पेयर है और एक पेयर हमारे पास है T3 T4 का। और दोनों पेयर का जो ताल्लुक़ है, पहले पेयर का जो रिलेशन है वो हमारे पास है कि जब Vs हमारे पास पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में हमारे पास Vs अगर नेगेटिव होगा तब हम उसको ट्रिगर करेंगे।
क्योंकि वी एस नेगेटिव होगा तब हमारे पास एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है इनके क्रॉस वो पॉजिटिव होगी। तो अगर हमारे पास T1 और T2 पेयर ऑन होता है तो उसका मतलब है हमारे पास V नॉट होगा इक्वल टू वी एस, अगर T1 T2 पेयर ऑन होता है। और अगर हमारे पास T3 T4 पेयर ऑन होता है फिर हमारे पास V नॉट इक्वल होता है नेगेटिव वी एस के। ओके, तो हम इसको जो है वो अब देख लेते हैं वेवफॉर्म के ज़रिए। तो हमारे पास सबसे पहले सोर्स वोल्टेज है वी एस जो कि साइनोसाइडल है, और जब वी एस हमारे पास पॉजिटिव है फ्रॉम 0 टू पाई रेडियन, इस दौरान हमारे पास हम ट्रिगर कर सकते हैं T1 और T2 पेयर को। तो हम IG1 और IG2 जो गेट सिग्नल है ये अप्लाई कर देते हैं थायरिस्टर T1 और T2 को, जिसके नतीजे में दोनों कंडक्शन मोड में आ जाएंगे। T1 और T2 ऑन हो जाएंगे, T3 और T4 ऑफ रहेंगे, और हमारे पास उसके नतीजे में V नॉट जो है वो सेट हो जाएगा इक्वल टू वी एस। तो जिस तरह सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले केस में हमने किया था कि यहाँ से स्लाइस जो है वो उठा के वी एस का ये हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे एज वी नॉट। जो लोड करंट है उसको हम सेट कर देंगे, इसी तरह की शेप होगी सिंपल। उसकी पीक जो है वो होगी वी हैट ओवर आर, अगर वोल्टेज की है वी हैट। फिर हमारे पास थायरिस्टर T1 और T2 उनका करंट जो है ज़ीरो हो जाएगा पाई रेडियन के ऊपर, क्योंकि लोड करंट इन्हीं थायरिस्टर में से फ़्लो कर रहा है। तो अगर थायरिस्टर T1 और T2 में से करंट ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब दोनों ऑफ स्टेट में चले जाएंगे और करंट ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब इस दौरान T1 से T4 तक सारे जो है ऑफ रहेंगे, ऑल थायरिस्टर्स आर ऑफ। तो सारे थायरिस्टर ऑफ रहेंगे। फिर हमारे पास पाई रेडियन के ऊपर ये होगा कि T3 और T4 के क्रॉस वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, और हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं पाई से अल्फ़ा रेडियन का डिले देके। इसका मतलब पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर हम उसको ट्रिगर करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं IG3 IG4, तो हमारे पास जो करंट है वो दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसकी मैं वैल्यू जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट कर देता हूँ कि वोल्टेज जो है अब हमारे पास आएगी V नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव वी एस। तो वी एस इस टाइम चल रहा है नेगेटिव, सोर्स वोल्टेज जो है वो चल रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव के साथ आप ये नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव वी एस जो है एक पॉजिटिव पल्स बन रही है। 2 पाई के ऊपर हमारे पास फिर से करंट क्योंकि ज़ीरो हो रहा है तो फिर से हमारे पास चारों थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे ऑफ होंगे सारे, ऑल आर ऑफ, और यहाँ पे होंगे T3 T4 ऑन होगा, T1 T2 का जो पेयर है वो ऑफ होगा। और फिर से हम T1 T2 को ट्रिगर करेंगे 2 पाई प्लस अल्फ़ा रेडियन पे, और उसके नतीजे में हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू फिर से हो जाएगा VS। हम इसमें यहाँ पे लेबल कर देते हैं थायरिस्टर T1 और T2 में से जो करंट है उसको IA1 IA2 कह देते हैं। तो सॉलिड लाइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब T1 एंड T2 ऑन होता है तो उसमें से करंट का फ़्लो वही है जो लोड करंट है, और अगर हमारे पास T1 एंड T2 ऑफ है तो इसका मतलब ज़ीरो करंट है, और फिर जब लोड करंट उसमें से फ़्लो करेगा तो वही लोड करंट जो है, क्योंकि इसमें सीरीज़ में से पाथ बन रहा है। इसी तरह जब 3 और 4 ऑन होते हैं तो यही लोड करंट जो है उसमें से फ़्लो करता है, तो ज़ीरो, और फिर जब 3 एंड 4 ऑन होते हैं इस रेंज में तो फिर उसके बाद फिर से ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो ऐसे जो है बन जाता है। अब हम जो एवरेज वोल्टेज है उसको डिटर्मिन कर लेते हैं, और एवरेज वोल्टेज को डिटर्मिन करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये देखें कि इसका पीरियड क्या बनता है, कितने रेडियंस के बाद जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है वो रिपीट हो रही है। तो अगर हम देखें कि एक साइकिल जो है यहाँ तक बन रहा है कि एक ये जो ज़ीरो पार्ट है, ये जो चॉप्ड पार्ट है, और दूसरा साइनोसाइडल पार्ट है, चॉप्ड साइनोसाइड है, ये यहाँ पे फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है, यही शेप रिपीट हो रहा है, फिर से यही शेप रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पीरियड है वो पाई रेडियन का है। तो हम जब एवरेज फाइंड करेंगे, वी नॉट एवरेज फाइंड करेंगे, तो हम पाई से डिवाइड करेंगे, 1/पाई लिखेंगे।
अब नॉन ज़ीरो पार्ट जो है इस वी नॉट का नॉन ज़ीरो जो पार्ट है वो शुरू होता है अल्फ़ा से और चलता है ऑल द वे टू पाई। तो हम इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा से लेके पाई तक, और इस दौरान जो वेव फॉर्म है हमने बताया कि इस दौरान वी नॉट सिंपली इक्वल टू वी एस है, जबकि वी एस हमारे पास इक्वल है वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट कर देते हैं वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा से पाई तक और पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1/पाई और लोअर लिमिट को हम पहले सब्सिट्यूट कर देंगे, क्योंकि कॉज जो कि वी हैट को मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि कॉज साइन का जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव कॉज है, मैं वो नेगेटिव को बाहर नहीं लिखना चाहता, तो इस वजह से मैं लोअर लिमिट को पहले सब्सिट्यूट कर देता हूँ। सो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ पाई, और कॉज ऑफ पाई हमारे पास इक्वल है -1 के, तो ये मल्टीप्लाई होके +1 बना देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट एवरेज की। लेकिन माइंडेड के ये हमारे पास तब है जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड है, आर लोड है, तब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। अब अगर हम वी नॉट आर एम एस को फाइंड करना चाहते हैं तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि पीरियड हमारे पास है पाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें अल्फ़ा से पाई तक। सिर्फ ये होगा एडिशनली कि जो साइनोसाइड है इसका स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर रूट आएगा आर एम एस के केस में। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो है, लेट्स से साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो इक्वल है 1 - cos 2 थीटा ओवर 2k। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास वी हैट स्क्वायर जो है वो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और हमारे पास जो 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है ये वाला, ये हम बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पे थीटा की बजाय सिर्फ क्या है ओमेगा एस टी है, इस चीज़ को सिर्फ देखना है। अब हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्योंकि कांस्टेंट है इसकी अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट है अल्फ़ा, तो सिंपली पाई माइनस अल्फ़ा इसके जो लिमिट है वो सब्सिट्यूट कर देंगे। फिर माइनस और कोसाइन 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रल बनेगा वो हमारे पास बनेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2। चेन रूल जो है अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव जो है वो हम लेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब लिमिट जब सब्सिट्यूट करेंगे तो इसमें अपर लिमिट सब्सिट्यूट करते हैं पाई, तो इस 2 की वजह से वो बन जाएगा 2 पाई माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा की बजाय हो जाएगा 2 अल्फ़ा, क्योंकि 2 ओमेगा टी है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो पाई माइनस अल्फ़ा और साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, हाफ कॉस 2 अल्फ़ा, और वी हैड स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास वी नॉट आर एम एस की आ जाएगी एक्सप्रेशन। सो वी नॉट आर एम एस की और वी नॉट एवरेज की हमारे पास इक्वेशन आ गई है। और जहन में रखें कि ये हमारे पास ब्रिज हो या सेंटर टेप हो, दोनों केसेस में ये इक्वेशन जो है ट्रू है अगर हमारे पास आर लोड है, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो ताल्लुक है वो लोड साइड से है। तो लोड साइड पे हमारे पास वेवफॉर्म क्योंकि एक ही तरह की आ रही है, शेप एक ही जैसी है, तो कोई मसला नहीं है, एक ही इक्वेशन बनेगी। अब पावर फैक्टर की तरफ आते हैं, तो पावर फैक्टर हमारे पास पावर फैक्टर इज़ सोर्स एवरेज पावर ओवर वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस। और यहाँ पे जो लास्ट पेज पे हमने या लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने जो वी नॉट आर एम एस की इक्वेशन फाइंड की, आसानी के लिए हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। तो सोर्स की जो एवरेज पावर है, क्योंकि लॉसलेस कन्वर्टर है, हमारे पास कोई लॉसेस नहीं है, तो ये आउटपुट की एवरेज के इक्वल है। आउटपुट एवरेज पावर और इनपुट एवरेज या सोर्स एवरेज पावर जो है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव वो है, लोड रेजिस्टर है, तो जो पावर है वो सिंपली लोड साइड पे होगा वी नॉट आर एम एस स्क्वायर ओवर आर। अब आर एम एस की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, और आर एम एस की इक्वेशन को अगर हम इस वी नॉट आर एम एस स्क्वायर में सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर होके आ जाएगा, और 2 पाई जो है उसके बाहर आ जाएगा हमारे पास रूट के, ये आर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो सारी टर्म है पाई माइनस अल्फ़ा प्लस हाफ साइन 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। पावर फैक्टर में हमारे पास अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक वी एस आर एम एस, और वी एस आर एम एस क्योंकि साइनोसाइडल
सोर्स वोल्टेज है तो वो वी हैट ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल है। ये मैं वी एस आर एम एस का कह रहा हूँ। आई एस आर एम एस हमारे पास वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो आई एस आर एम एस जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं पाई से और इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा से पाई तक वी हैट ओवर आर साइन ओमेगा एस टी होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि सोर्स करंट है कहाँ पे। तो सोर्स करंट हमारे पास है अल्फ़ा से पाई तक, ये इक्वल टू आई नॉट है, आई एस इक्वल टू आई नॉट है। लेकिन जब हमारे पास ये तब है जब T1 एंड T2 ऑन है। T1 एंड T2 ऑन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये T1 थ्रू T2 और ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो करंट की जो डायरेक्शन है, ये जो आई एस की हमने रेफरेंस डायरेक्शन बनाई हुई है, ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में करंट है। अब दोबारा उस केस की बात कर लेते हैं कि से हमारे पास 3 और 4 ऑन है, तो फिर करंट कैसे जाएगा। तो करंट जाएगा 3 से थ्रू लोड, रिटर्न होगा 4 पे। और अब देखें कि जो एरो की डायरेक्शन है ये अगेंस्ट आई एस जा रही है। तो इसका मतलब अब जो लोड करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम कहें आई एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव आई नॉट। ओके, तो हम बजाय इस पूरे साइकिल को लेने के 0 से लेके 2 पाई तक लेने के, क्योंकि आर एम एस के केस में स्क्वायर लिया जाता है, तो हाफ साइकिल जो है, अगर सिमेट्री है तो हाफ साइकिल से भी काम चल जाएगा। तो हम अल्फ़ा से पाई तक ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई एस का जो पीरियड है वो हरगिज़ पाई नहीं है, बल्कि वो 2 पाई है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 पाई रेडियंस के अंदर, लेकिन हमारे पास हाफ साइकिल जो है, क्योंकि सिमेट्री है तो हम हाफ साइकिल से भी काम चला रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसमें वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है वी नॉट आर एम एस ओवर आर के। यहाँ पे देख लें हम, तो वी नॉट आर एम एस जो है इसकी जो इक्वेशन बन रही थी वो भी इसी तरह से हमने निकाली थी कि 1 ओवर पाई अल्फ़ा टू पाई और वी हैड साइन ओमेगा एस टी होल स्क्वायर। सिर्फ उसमें जो एडिशनल चीज़ आ रही है अभी हमारे पास वो है आर, ठीक है। ये आर हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के, और जो इंटरनल पार्ट है ये सारा रह जाएगा वी नॉट आर एम एस। तो आई एस आर एम एस हमारे पास इक्वल है वी नॉट आर एम एस ओवर आर के। तो अब सब्सिट्यूट कर देते हैं हम आई एस आर एम एस, वी एस आर एम एस और पी एस एवरेज को पावर फैक्टर की इक्वेशन में। हमारे पास पावर फैक्टर की इक्वेशन यूँ बन जाएगी वी नॉट आर एम एस स्क्वायर ओवर आर और वी हैड वन अंडर रूट 2 वी नॉट आर एम एस ओवर आर। तो न्यूमरेटर में, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा वी नॉट आर एम एस और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास वी हैड ओवर अंडर रूट 2। तो पावर फैक्टर जो है वो हम वी नॉट आर एम एस के इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म अचीव करने के लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी पावर फैक्टर की वो ये आ जाएगी, पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1 ओवर पाई माइनस अल्फ़ा प्लस हाफ साइन टू अल्फ़ा। तो जो वी हैट है वी नॉट आर एम एस की इक्वेशन में वी हैट जो है वो हमारे पास निकल जाएगा, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे अंडर रूट 2 है, जो अंडर रूट 2 बन रहा है वो कैंसिल हो जाएगा और पावर फैक्टर की ये इक्वेशन आ जाएगी। पावर फैक्टर को यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे है अल्फ़ा और वाई एक्सिस पे है पावर फैक्टर। तो अगर अल्फ़ा हमारे पास 0 होता है, अल्फ़ा 0 पे हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा 0 पे इसलिए पावर फैक्टर 1 होगा कि हमारे पास जो करंट है आई एस वो बिल्कुल साइनोसाइडल हो जाएगा और इनपुट वोल्टेज के साथ ये बिल्कुल इन फेज़ रहेगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट फैक्टर और डिस्टॉर्शन फैक्टर दोनों हमारे पास 1 हो जाएंगे, और दोनों 1 होने का मतलब है कि पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा। तो रेजिस्टिव लोड के केस में ये हमारे पास होगा। अब जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ता जाएगा तो उसमें पावर फैक्टर में हमारे पास कमी जो है वो आएगी, और फिर जैसे जैसे हम पाई के करीब पहुंचते हैं ये पावर फैक्टर जो है वो 0 को अप्रोच करता है। तो डायोड रेक्टिफायर के केस में
हमने देखा था कि हम एक वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरी एक इक्वेशन निकाल रहे होते हैं जो कि अल्फ़ा डिपेंडेंट है। जैसे जैसे अल्फ़ा चेंज होगा उसके साथ पावर फैक्टर चेंज होता जाएगा। किसी एक अल्फ़ा के लिए तो वैल्यू फ़िक्स रहेगी, लेकिन हम पूरी रेंज को अगर देखते हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट पावर फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो लोड है वो एक बैटरी है, उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो हमारे पास थायरिस्टर को ट्रिगर करने के जो इंटरवल है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि लेट्स से T1 और T2 को हम ट्रिगर करना चाहते हैं तो ये तब मुमकिन है कि इनके जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाए। तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज यहाँ पे हम प्लॉट किया हुआ है Vs, यहाँ पे Vs, और यहाँ पे जो वोल्टेज है बैटरी की उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं E। तो जब तक हमारे पास Vs इस E के ऊपर नहीं चला जाता तब तक हमारे पास थायरिस्टर T1 और T2 को ट्रिगर करने की बात नहीं हो सकती, ये नहीं मुमकिन। थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले उसके एनोड टू कैथोड वोल्टेज को होना चाहिए पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो है ना गेट सिग्नल की बात होती है, फिर गेट सिग्नल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, इस डेल्टा के पीछे जो है वो नहीं मुमकिन। तो डेल्टा के बाद, डेल्टा वो पॉइंट है जहाँ पे सोर्स वोल्टेज इक्वल हो जाता है इस ई के, Vs जो है वो इक्वल हो जाता है ई के। ये कहाँ पे होता है? डेल्टा के ऊपर होता है। तो अगर इसको डेल्टा के लिए सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास साइन इनवर्स E ओवर V हैट। तो डेल्टा से आगे हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो लेट्स से डेल्टा के बाद हम ये शिफ्ट लेते हैं, इतना डिले देते हैं अल्फ़ा का, और फिर उसके बाद ट्रिगर कर देते हैं T1 और T2 को। तो हम अप्लाई कर देते हैं IG1 और IG2। तो IG1 IG2 अप्लाई करने से हमारे पास थायरिस्टर T1 और T2 हो जाएंगे ऑन, 3 और 4 रहेंगे ऑफ, और हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगा ये इस फॉर्म में। अब ये जहन में रहें क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है उसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे पास जो करंट है इस टाइम पे वो होगा Vs माइनस E ओवर R। तो जो पीक करंट है वो उस लिहाज से V हैट माइनस E ओवर R, ये पीक करंट रह जाएगी। तो ये लोड करंट भी और ये थायरिस्टर T1 जो है उसमें से जो करंट है वो भी, और ये करंट हमारे पास ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जब पॉइंट आएगा ये वाला पाई माइनस डेल्टा पे, तो पाई माइनस डेल्टा के ऊपर करंट ज़ीरो हो जाएगा, ना कि पाई के ऊपर। ठीक है, जब हमारे पास दोबारा से Vs E के बराबर हो जाएगा और फिर उससे कम होने लगेगा तब थायरिस्टर जो है वो ऑफ मोड में हमारे पास चला जाएगा। तो लोड करंट की वेव फॉर्म जो है वो ये आ गई हमारे पास, और फिर जो है ये सारे थायरिस्टर ऑफ रहेंगे। दोबारा हम जब नेगेटिव Vs ग्रेटर हो जाएगा E से, फिर हम ट्रिगर कर सकते हैं T3 और T4 को। तो यहाँ पे IG3 और IG4 जो है यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से हमारे पास कंडक्शन मोड में आ जाएंगे 3 और 4, और यहाँ पे हमारे पास I0 की ये वेव फॉर्म आ जाएगी। इसकी जो पीक है वो V हैट माइनस E ओवर R। तो अब हम अगर इसकी एवरेज वैल्यू देखना चाहते हैं, एवरेज करंट को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक साइकिल जो है वो है पाई रेडियन में। एक साइकिल कंप्लीट होता है पाई रेडियन के अंदर। तो पाई रेडियन 0 से लेके ये आ गया पाई रेडियन, यहाँ तक पाई रेडियन। और पाई रेडियन में इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अल्फ़ा से लेके पाई माइनस डेल्टा तक। सो अल्फ़ा से पाई माइनस डेल्टा तक इंटीग्रेट करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, और मैंने बताया कि Vs जो है, क्योंकि Vs है हमारे पास इक्वल टू V हैट साइन ओमेगा t, तो ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि साइन टर्म है, तो इसको हम यूँ इंटीग्रेट कर देंगे कि कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ पाई माइनस डेल्टा, और उसको ओपन करेंगे तो उसमें से कॉज डेल्टा आ जाएगा, फिर माइनस E, और अपर लिमिट है पाई माइनस डेल्टा, और लोअर लिमिट है माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एवरेज करंट की।
एवरेज लोड करंट इस तरह से फाइंड हो जाएगा। आरएमएस करंट फाइंड करना चाहते हैं। आरएमएस करंट की ज़रूरत वैसे बाय द वे क्यों होती है कि ये जो रजिस्टर है इसमें पावर लॉस कितना होगा ये फाइंड करने के लिए, इस रजिस्टर की पावर लॉस फाइंड करने के लिए हमें ये जो आई नॉट आरएमएस है इसका स्क्वायर लेके इस आर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास पावर लॉस आ जाता है। तो उसकी जो पावर रेटिंग है वो हम अगर हमने ख़ुद करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाना है फॉर इंस्टेंस, तो ये इस तरह से फाइंड हो सकता है। तो अब वही जो करंट की इक्वेशन है लोड करंट की, इसका हमने स्क्वायर लेना है, इंटीग्रेट करना है अल्फ़ा से लेके पाई माइनस डेल्टा तक, डिवाइड होगा पाई से और स्क्वायर रूट। तो ये जो इक्वेशन है न्यूमरेटर जो है इसको हम जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर देंगे। सो साइन स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e वी हैड साइन ओमेगा टी, और फर्दर जो साइन है उसको दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल है। तो थीटा की जगह ओमेगा टी यूज़ कर लें, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये आप बाहर लिख दें। फिर ई स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल के बाहर लिखा जा सकता है, 2e वी हैड जो है इसको भी आप बाहर लिख सकते हैं। तो फिर आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें, पाई माइनस डेल्टा माइनस अल्फ़ा 1 का जो इंटीग्रल है वो ओमेगा टी होगा, उसमें ये लिमिट सब्सिट्यूट कर दें। पाई माइनस डेल्टा अपर लिमिट है, अल्फ़ा जो है हमारे पास लोअर लिमिट है। फिर हमारे पास कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दें, सो उसमें 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे, उस 2 को आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे और लिखेंगे कॉस का इंटीग्रल लिखेंगे साइन, और वो लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 डेल्टा। सिंस इट्स पाई माइनस डेल्टा, ये पाई माइनस डेल्टा है लेकिन इसके साथ जो 2 है उसकी वजह से वो 2 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो अल्फ़ा की बजाय 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपर लिमिट पाई माइनस डेल्टा माइनस लोअर लिमिट अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पे जो इंटीग्रेट हम करेंगे तो उसमें से बनेगा नेगेटिव कॉस, तो मैं ये कर देता हूँ कि लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉस अल्फ़ा और अपर लिमिट को बाद में, सो कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है आई नॉट आर एम एस की। अब हम जो तीसरा केस है उसकी तरफ आते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास आर एल लोड है, एक आर और एल का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे केस में रिस्पांस को कैसे देखा जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास ये है ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, और हमारे पास आर एल लोड है। तो हम इसको देखेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह कि वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर पार्ट प्लस वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर पार्ट, और ये हमारे पास इक्वल है साइन ऑफ ओमेगा टी के। यहाँ पे देख लें कि जैसे ही थायरिस्टर लेट्स से T1 और T2 कंडक्शन मोड में आते हैं तो ये जो साइन पार्ट है ये अप्लाई हो जाता है इस RL को, ठीक है। तो सिंपली हम उस टाइम पे सिर्फ उस मोमेंट के लिए मैं ये बना रहा हूँ कि ये साइनोसाइड जो है ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है इस RL सर्किट को, ठीक है। बस जस्ट इस मोमेंट के लिए अल्फ़ा से पाई तक के रेंज के लिए अप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सलूशन जो बनता है एक फोर्स्ड रिस्पांस और एक नेचुरल रिस्पांस का सम बनता है, और इसको हम कह देते हैं नेचुरल रिस्पांस, और ये है हमारे पास फोर्स्ड रिस्पांस जिसमें से फेज शिफ्ट है, और ये हमारे पास इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो नेचुरल रिस्पांस है ये हम कैसे फाइंड करते हैं कि राइट साइड को ज़ीरो कर देते हैं और फिर उसको आई नॉट के लिए सॉल्व कर देते हैं, और फोर्स्ड रिस्पांस के लिए हम जो फेज़र एनालिसिस हैं उसके ज़रिए कर देते हैं। अब क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन से ये मुराद होगा कि जो लोड है उसको लेट्स से अल्फ़ा के ऊपर, जो अल्फ़ा है उसके ऊपर जो वैल्यू इसको अप्लाई हो रही है वही वैल्यू इसको पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब जो लोड करंट बनेगी उसकी वैल्यू, जो वैल्यू बनेगी अल्फ़ा के ऊपर वही वैल्यू पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर भी लोड करंट की यही वैल्यू बनेगी। तो इसके ज़रिए हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम ये करेंगे कि जो राइट साइड है इस इक्वेशन की, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा को। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया अल्फ़ा
ओमेगा टी और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फ़ा। फिर हमने इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर लिया टी और इसकी जगह हमने अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम ओमेगा एस टी की जगह अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो अगर टी है तो उसकी जगह अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरे केस में हम पाई प्लस अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ओमेगा एस की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई प्लस अल्फ़ा, और फिर जब टी यहाँ पे है इधर भी पाई प्लस अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने जो ब्लू लाइंस ड्रॉ की उसमें मैंने ओमेगा एस टी की जगह अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट किया, और रेड के केस में मैंने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस ओमेगा एस टी की जगह मैंने पाई प्लस अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टर्म हमारे पास, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसको हम ओपन कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा माइनस फ़ी, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, और इसको लेट्स से हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है साइन ऑफ पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस फ़ी एंड देन अ प्लस साइन, और फिर हमारे पास कॉज ऑफ पाई एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस फ़ी। तो साइन ऑफ पाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, और ये जो टर्म बच जाएगी हमारे पास कॉस पाई साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस फ़ी, कॉस पाई जो है वो -1 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या होगा कि इस साइन पाई प्लस अल्फ़ा माइनस फ़ी की जगह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये पूरी टर्म आ जाएगी नेगेटिव साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस फ़ी। ओके, तो अब हम इसको कंबाइन कर लेंगे। हमारे पास ये टर्म इस साइड पे मूव कर देंगे, ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी लेफ़्ट साइड पे ए ई टू द पावर नेगेटिव आर ओवर एल टाइम्स अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस, ये और फिर जो है ये टर्म साथ में सब्ट्रैक्ट होगी, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो साइन है वो कंबाइन हो जाएंगे। ये साइन और ये जो साइन है ये कंबाइन हो जाएंगे, वो बन जाएंगे -2 वी हैट ओवर जी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस फ़ी। ये हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे, और ये जो टर्म है ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल टाइम्स अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस, और ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल पाई प्लस अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस, इनका जो डिफरेंस है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसको ए को यूज़ कर लेते हैं हम, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसमें ए की जगह, तो इसमें ए की जगह ये टर्म जब आ जाएगी, ये ए की जगह ये टर्म जब आ जाएगी, तो ये हमारे पास ट्रू होगी फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। अब हम वी नॉट एवरेज को दोबारा से डिराइव करेंगे फॉर इंडक्टिव लोड। एक इंडक्टिव लोड के लिए आर एल लोड के लिए वी नॉट एवरेज जो है वो दोबारा डिराइव होगा, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है अब एकदम डिफरेंट हो गई है। अब हमारे पास एक साइकिल यूँ इस शेप का है, पहले जो रेजिस्टिव लोड था उसके केस में हमारे पास ये शेप ज़ीरो हो जाती थी इस तरह, मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो बन जाता था। रेड में मैं साथ में बना देता हूँ, तो उसमें ये शेप होती थी। तो ये वेव फॉर्म की शेप जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आर लोड के लिए डिफरेंट हमारे पास वी नॉट एवरेज आ रहा था, अब दोबारा आर एल के लिए करेंगे। तो हमारे पास अब एक साइकिल जो है वो अगेन उसका पाई रेडियन ही है पीरियड। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक पाई तक, ज़ीरो से लेके पाई तक जो शेप है यही शेप आगे रिपीट हो रही है, तो लिहाजा हमारे पास तो इसका जो पीरियड बनता है वो है पाई रेडियन। तो हम डिवाइड करेंगे पाई से, और अब इंटीग्रेट करेंगे हम अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक। मैं जो साइकिल है अगर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि दो स्टेप्स में हमें इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक ये बनता है पाई रेडियन, मतलब हमें एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है।
और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा फंक्शन जो है वो ही वी हैट साइन ओमेगा टी है, तो एक ही दफ़ा मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सो वी हैट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। तो साइन का जो इंटीग्रल है वो कॉज है और नेगेटिव कॉज है, और हमें लोअर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस वजह से कॉज अल्फ़ा, और अपर लिमिट जो है माइनस कॉज ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा ये बाद में कर देते हैं। तो कॉज ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास बनेगा कॉस पाई कॉज अल्फ़ा माइनस साइन पाई साइन अल्फ़ा। तो ये साइन पाई जो है वो ज़ीरो है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और कॉस पाई जो है वो -1 है, तो ये नेगेटिव कॉज ऑफ अल्फ़ा की इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव कॉज ऑफ अल्फ़ा, और जिसकी वजह से हो जाएगा प्लस कॉज अल्फ़ा, और ये ऐड होंगे तो 2 कॉज अल्फ़ा हो जाएगा, और वी हैट ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट एवरेज हो जाएगा 2 वी हैट ओवर पाई कॉज अल्फ़ा। अब हम अगर इसको प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, एक्स एक्सिस पे अगर रखते हैं अल्फ़ा और वाई एक्सिस पे वी नॉट एवरेज को प्लॉट करते हैं, तो अल्फ़ा जब ज़ीरो होगा तब हमारे पास एवरेज वैल्यू बनेगी 2 वी हैट ओवर पाई। ये बिल्कुल वही डायोड रेक्टिफायर वाला केस है, 2 वी हैट ओवर पाई एवरेज वैल्यू होती है जब डायोड रेक्टिफायर होता है हमारे पास। तो अल्फ़ा ज़ीरो मतलब बिल्कुल डायोड रेक्टिफिकेशन की तरह। और जब अल्फ़ा को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वी नॉट एवरेज है ये वैल्यू जो है वो नीचे आएगी, और ये वैल्यू नीचे आते आते पाई ओवर 2 के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। कॉज ऑफ पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है ज़ीरो के, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। और अब यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। तो अब इस सिचुएशन को ज़रा समझना है कि हमारे पास जो डीसी पोर्ट है ये वाला आउटपुट पोर्ट, यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कि करंट हमारे पास है इस एक डायरेक्शन में, मैं इसको कांस्टेंट बना देता हूँ, लेट्स से कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है एवरेज वोल्टेज यहाँ पे वी नॉट एवरेज है, ये वी नॉट एवरेज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव, तो जो पावर है वो हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये वी नॉट एवरेज नेगेटिव होती है तो हमारे पास फिर पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि पावर के डायरेक्शन का रिवर्स होना। तो यहाँ तक अल्फ़ा जो है 0 से पाई ओवर 2 तक हमारे पास जो अल्फ़ा की रेंज है, इसमें अगर हम देखें तो वी नॉट एवरेज पॉजिटिव है और करंट की डायरेक्शन जो है वो तो यही रहेगी, क्योंकि जो डिवाइसेस लगे हुए हैं ये एक ही डायरेक्शन में करंट का फ़्लो जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज भी पॉजिटिव और हमारे पास करंट भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टिफायर मोड, कि जो पावर की डायरेक्शन है वो फ्रॉम द एसी साइड टुवर्ड्स द डीसी साइड है। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं कि जब हमारे पास पाई ओवर 2 से पाई के बीच की बात करते हैं, तब तो हमारे पास करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज हमारे पास जो है वो हो गई है नेगेटिव। तो उसका मतलब पावर जो है वो रिवर्स हो गया है, और इसका मतलब है कि पावर अब डीसी पोर्ट से डीसी साइड से वो पावर फ्लो करना है एसी साइड की तरफ। तो रेक्टिफायर मोड में पावर एसी साइड से डीसी साइड की तरफ, और इन्वर्टर मोड में पावर डीसी से एसी साइड की तरफ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जिस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आरएल लोड की फॉर्म में, तो पावर को जब डीसी साइड से एसी साइड की तरफ फ्लो करवाना हो तो यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए, तब हमारे पास इसको इनेबल किया जा सकता है। अगर सिर्फ इस इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने लगें तो ये कुछ ही टाइम में ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास जो पावर है सिर्फ इसकी स्टोर्ड एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी तो डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा अगर यहाँ पे सोर्स है, कोई सोर्स मौजूद है, तब हम इसको इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करवा सकते हैं, सिर्फ एक आरएल लोड के थ्रू नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक इन्वर्टर मोड की जो ऑपरेशन है उसमें दिखाया गया है। पिछले मोड में अगर आप देखें, ये जो
रेक्टिफायर मोड लिखा गया है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास लेस देन π/2 है, समवेयर π/3 के करीब है अल्फ़ा। तो आप वेवफॉर्म का ये जो पार्ट देखते हैं कि मोस्टली वो पॉजिटिव है और बहुत ही कम टाइम के लिए नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका जो एवरेज है वो पॉजिटिव आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे कहीं पे देखते हैं तो रेक्टिफायर मोड बनता है। अगर अब अल्फ़ा को बढ़ाते हैं, अब इन्वर्टर मोड में हम आ जाएंगे, तो इन्वर्टर मोड में क्या होगा कि ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास नेगेटिव आ रहा होगा V0 और कुछ टाइम के लिए ही पॉजिटिव होगा, तो उसकी वजह से उसका एवरेज जो है वो बनेगा नेगेटिव। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अब हमने उसको एक सोर्स से रिप्लेस कर दिया है, कांस्टेंट करंट सोर्स से, ताकि जो RL का जो कॉन्सेप्ट है, RL जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता पावर, तो इस वजह से हमने इसको एक सोर्स से रिप्लेस कर दिया है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो π/2 कहीं यहाँ पे बनता है हमारे पास एंगल, और हम π/2 के आगे जा रहे हैं। तो जब π/2 के ऊपर हम फायर कर देंगे तो V0 हमारे पास इक्वल हो जाएगा VS के, और ये VS चलता आ रहा है, और फिर हम अगला ट्रिगर करेंगे π+α के ऊपर, और ये π+α के ऊपर आने से हमारे पास V0 इक्वल्स टू नेगेटिव VS शो होना शुरू हो जाएगा, और ये V0 इक्वल्स टू नेगेटिव VS। तो फिर से हम ट्रिगर करने देंगे T1 और T2 को। तो T1 T2 यहाँ पे ऑफ है, T3 T4 ऑन है, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर T1 और T2 को हम ट्रिगर कर देते हैं, और T3 और T4 जो है वो ऑफ मोड में आ जाते हैं। तो इंडक्टिव लोड जो है, हाईली इंडक्टिव लोड, उसका पॉइंट ये है, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसकी वजह ये है कि हमारे पास करंट को कैरी करता रहेगा जब तक अगला पेयर जो है वो ऑन नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक नया पेयर ऑन नहीं हो जाता, पुराना पेयर जो है वो करंट कैरी करता रहता है। तो इस वजह से इन्वर्टर मोड जो है वो इनेबल हो जाता है। अगर हम सोर्स करंट को देखें, क्योंकि T1 और T2 यहाँ पे इस रेंज में ऑन हो रहे हैं, तो जब T1 और T2 ऑन होते हैं तो हमारे पास सोर्स करंट पॉजिटिव होता है। जब T3 और T4 हमारे पास ऑन होते हैं तब हमारे पास करंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो जो फेज़ शिफ्ट है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इक्वल टू अल्फ़ा जो है हमारे पास, उसका जो फेज़ शिफ्ट है वो आ रहा है। तो फेज़ शिफ्ट की वजह से हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो डायरेक्टली, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमारे पास अल्फ़ा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फ़ा के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होगा। अब हमारे पास जो थायरिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज को अगर हम देखना चाहें, थायरिस्टर T1 के क्रॉस, जिसके वोल्टेज को हम नाम दे रहे हैं VAK1 को, तो जब जब ये थायरिस्टर कंडक्शन मोड में है वहाँ पे तो हम एक सॉलिड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे कि यहाँ पे करंट ज़ीरो है। लेकिन जब हमारे पास वो ऑफ मोड में है तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके क्रॉस इक्वेशन क्या बनती है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनती है। तो T1 अगर ऑफ मोड में है तो उसका मतलब है अल्टरनेटिवली T3 जो है वो कंडक्शन मोड में है, और T3 अगर कंडक्शन मोड में है तो हमारे पास ये एक लूप जो है वो बनेगा, यहाँ पे T1 T3 और ये एक लूप जो है वो बन जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप KVL अप्लाई करेंगे, सो नेगेटिव पॉजिटिव राइज और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो फॉल। सो VS इज इक्वल्स टू VAK1 या VAK1 इक्वल्स टू VS। तो सिंपली जो सोर्स वोल्टेज है इसका ये वाला पार्ट हम बना देंगे अक्रॉस दी थायरिस्टर, और फिर जब हमारे पास थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो, और फिर से जब वो ऑफ होगा, थायरिस्टर ऑफ होगा, तो फिर हमारे पास जो VS है यहाँ से आगे ये पार्ट ये अप्लाई कर देंगे। तो पावर फैक्टर की तरफ आते हैं हम, इसके पावर फैक्टर को हम फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास हाईली इंडक्टिव लोड है, मींस लोड करंट ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट लोड करंट के लिए हम देखते हैं पावर फैक्टर। तो हमारे पास सोर्स करंट की जो वेव फॉर्म है वो भी बनेगी बिल्कुल रेक्टेंगुलर। सोर्स करंट हमने बताया था कि इक्वल होता है I0 के, और जब T1 और T2 ऑन हो, और इक्वल होगा हमारे पास -I0 के जब T3 एंड T4 ऑन होगा। तो अगर हमारे पास आउटपुट
करंट जो है वो इस तरह की कांस्टेंट वेव है, तो ये रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगी हमारे पास, जो सोर्स करंट है उसकी वेव। तो सोर्स एवरेज पावर ओवर VSRMS ISRMS ये हमारे पास है पावर फैक्टर की रिलेशन। तो फाइंड कर लेते हैं PS एवरेज हम 1/π, एक साइकिल जो है वो हम ले लेते हैं। एक साइकिल जो है अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक, ये हमारे पास एक साइकिल हम ले लेते हैं। तो पाई से डिवाइड कर देते हैं, इस दौरान जो करंट है और जो वोल्टेज है इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। और अगर हम I0 को बाहर निकाल दें इस इंटीग्रल के, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, अंदर जो टर्म बचेगी, सिंपल हम VS को इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक। और ये हम एक बार कर चुके हैं, यहाँ पे जब V0 एवरेज फाइंड कर रहे थे हम एक बार कर चुके हैं। तो इसकी जो वैल्यू बन रही थी V0 एवरेज की, वो बन रही थी 2V हैट ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिवाय इस I0 के, I0 जो है वो साथ में आ गया है। अब हम ISRMS और VSRMS को देख लेते हैं। VSRMS क्योंकि वोल्टेज स्टिल साइनोसाइडल है, तो V हैट ओवर √2, लेकिन करंट अब साइनोसाइडल नहीं है, लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से इसका पीरियड है, हालांकि पीरियड इसका है 2π, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हम हाफ पीरियड से काम चला सकते हैं सिमेट्री की वजह से। सो अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक I0² को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके इंटीग्रल के नतीजे में हमें मिलेगा 1/π और मिलेगा पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और ये हमारे पास I0² जो है वो हम बाहर लिख देंगे इंटीग्रल के। तो ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, फिर जब पाई रह जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली रह जाएगा I0। ओके, तो अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पावर फैक्टर की इक्वेशन में। 2V हैट टाइम्स I0 ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा, V हैट ओवर √2 टाइम्स I0, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। I0 भी कैंसिल हो सकता है, V हैट भी कैंसिल हो सकता है। 2√2 ओवर पाई टाइम्स कॉज अल्फ़ा जो है इसका पावर फैक्टर बनेगा। तो पावर फैक्टर की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जिसमें अब हम अगर इसको एक्सपेंड कर दें, हालांकि हमने अलग अलग से फाइंड नहीं किया, लेकिन अगर हम इसमें डिस्टॉर्शन फैक्टर को अलग करना चाहें तो डिस्टॉर्शन फैक्टर हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2√2 ओवर पाई के, और जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा के। अब अल्फ़ा के साथ यहाँ पे देखने में ये मिल रहा है हमें कि जो शेप है इस वेव की वो सेम है, इस वजह से डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है वो सेम है, लेकिन अल्फ़ा की चेंज होने से जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो चेंज हो रहा है। सो कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इस पावर फैक्टर की इक्वेशन में बन रहा है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर।